हेलो ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में डिस्कस किया। होपफुली अभी तक जो हमारे दो तीन लेक्चर्स कार्ल मार्क्स के ऊपर रहे हैं उनके बारे में आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो अब होनी शुरू हो गई होगी। तो जल्दी से एक बार सबसे पहले रिवाइज करते हैं, फिर आज का जो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के हमारे दो लेक्चर्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स, क्योंकि वहां से हम लोगों को जो थ्योरी बिल्डिंग का कंसेप्ट है या कंटेक्स्ट है या संदर्भ है या कंडीशंस है जिनके बेसिस या जिन कंडीशंस में कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी को बिल्ड किया उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। तो आज जब हम लोग क्लास कन्फ्लिक्ट्स, क्लास स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारी चीजें वही हैं जो हम लोगों ने इससे पिछले वाले दो लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं। तो जल्दी से एक बार जो हमारे लास्ट के दो लेक्चर्स उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि कार्ल मार्क्स की सोसाइटी को समझने के लिए जो एजम्पशन है या उनकी जो थ्योरी बिल्डिंग है वो एक ही एजम्पशन के ऊपर आधारित है, और वो एजम्पशन क्या है? दैट इज मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि अगर समाज या सोसाइटी को आप समझना चाहते हो तो उसके अंदर चाहे कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उसका एक ही बेसिस है, उसका एक ही रीजन है। और वो रीजन क्या है? वो है मटेरियल यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन या इकोनॉमिक बेसिस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि जिस तरह का रिलेशन एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए होगा, मान लीजिए किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हुए होगा, किसी मटेरियल को प्रोड्यूस करते हुए होगा, वो एज इट इज हम लोगों को सोसाइटी या समाज में भी देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हुए एक ज्यादा पैसा घर लेके जा रहा है और दूसरा जो वो कम पैसा लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब वो समाज में बाहर मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल जो है वो उसका स्टेटस ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू सेकंड इंडिविजुअल। क्लियर? तो पूरे का पूरा जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, हालांकि इसका भी क्रिटिसिज्म है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो पूरा एनालाइज करेंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी जितनी हमने पढ़ी है और उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर जो रेलेवेंस है उसको असेस करेंगे, इंडिया के साथ भी उसको रिलेट करेंगे, फिर जाके आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्पेसिफिक थिंकर की होगी। लेकिन जो पहली एजम्पशन थी जिसके बेसिस के ऊपर कार्ल मार्क्स की थ्योरी बेस्ड थी वो क्या थी? मटेरियल बेसिस, मटेरियलिज्म या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? फिर कार्ल मार्क्स ने समाज को समझने के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के लिए जो अप्रोच पिक की, जो अप्रोच कार्ल मार्क्स के द्वारा पिक की गई, वो अप्रोच कौन सी थी? डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसको हम लोग कह सकते हैं। यानी कि जो हिस्टोरिकल सोसाइटीज हैं, पास्ट में जो सोसाइटीज हैं, उनको डायलेक्टिक मेथड को यूज करके जो है वो कार्ल मार्क्स ने हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैसे जो उनकी एजम्पशन है वो ट्रू है। ऐसे रहता था ना, एक बेसिक हाइपोथेसिस आती थी, फिर उसके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स होते थे, फिर जाके थ्योरी बनती थी। तो जो थ्योरी अप्रोच या जिस 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 चीज के थ्रू कार्ल मार्क्स ने अपना जो एजम्पशन है उसको प्रूव करने की कोशिश की, या जिसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि कार्ल मार्क्स की पूरे की पूरी थ्योरी बेस्ड है, वो क्या है? हमारी डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो ये सेकंड चीज आ गया। तीसरा आ गया कि जब इस अप्रोच को यूज किया गया और हिस्टोरिकली सोसाइटीज को स्टडी किया गया, क्लियर, तो उस बेसिस के ऊपर अलग अलग तरह के जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो सोशल रिलेशनशिप हैं या जो रिलेशनशिप हैं ड्यूरिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बिटवीन मल्टीपल ह्यूमन बीइंग्स, क्लियर, उनके बेसिस के ऊपर अलग अलग तरह के मोड्स जो है वो उनको कैटेगराइज किया गया। यानी कि जब हम लोग इस अप्रोच को यूज करेंगे और हिस्टोरिकली स्टडी करेंगे तब हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं। सबसे पहली हमारी है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म प्रोडक्शन का एक ऐसा मोड है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई क्लास नहीं है, जहां पे ना कोई रिच है ना पुअर है, सब लोग मिलके आ रहे हैं, अब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं खाने को प्रोड्यूस करने में या एक दूसरे को सिक्योर करने में। क्लियर? किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जब हम लोगों को इस सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती है। धीरे धीरे ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों को चेंजेस होते हुए देखने को मिले। फिर हम लोगों ने सेकंड क्या देखा? एंशियंट स्लेवरी। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा? फ्यूडलिज्म। याद करो लास्ट लेक्चर, फ्यूडलिज्म के बाद हमने देखा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में बहुत बड़ा डिवीजन जो है वो सोसाइटी के अंदर आ गया। फिर उसका सोल्यूशन दिया गया सोशलिज्म, जहां पे सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लोगों के पास आ जाएं। और फिर लास्ट जो आया मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वो आया एडवांस कम्युनिज्म।
जो कहीं ना कहीं सोल्यूशन है किसी भी तरह के सोशल कन्फ्लिक्ट का। एडवांस कम्युनिज्म उसी तरह की सिचुएशन है जैसी सिचुएशन हम लोगों को प्रिमिटिव कम्युनिज्म में देखने को मिलती थी, यानी कि सारे के सारे लोग बराबर थे, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ना ऐसा था कि किसी के पास सारी धन दौलत होगी और दूसरे के पास कुछ नहीं होगा। हेल्थ फैसिलिटी सबके पास है, एजुकेशन सबके पास है। दैट इज एडवांस कम्युनिज्म। ये अभी तक हम लोगों को अजीब होता हुआ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके बेसिस के ऊपर वैसे अभी तक ये 4 मोड जो है वो यूज किए गए हैं। कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों को सोशलिज्म भी देखने को मिलता है, लेकिन एडवांस कम्युनिज्म को अचीव करना जो थोड़ा सा मुश्किल है। ये यूरोपियन एक आपका सॉरी एक यूटोपियन वर्ल्ड आ गया जहां पे सब कुछ अच्छा है, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स अल्टीमेटली चाहता था कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो है वो ये वाला मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आए, दैट इज एडवांस कम्युनिज्म। क्योंकि अगर ये आ गया तो स्थिति जो है लोगों की वो बहुत बेटर हो जाएगी। और जो उस जमाने में 19th सेंचुरी में जर्मन सोसाइटी के अंदर या इन जनरल सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, उस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हमें बाद में देखने को नहीं मिलेगी अगर इस तरह का मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, जहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के मोड्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए मशीनरी है, टूल्स हैं, इनके ऊपर सबका कंट्रोल हो। खेत है वो ऐसा नहीं कि मेरा है या आपका है, वो सबका है। कोई इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है किसी चीज को, वो सबके लिए कर रही है, जिसको जरूरत है वो गया और उसने उस चीज को यूज कर लिया। लेकिन मैंने आपको बताया भी था किस तरह का जो एडवांस कम्युनिज्म है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो हर एक की हर नीड को कंप्लीट करना जो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो हम लोग कार्ल मार्क्स का जो बेसिक चीजें हमने जिनको अभी तक पढ़ा, तो 3 शब्दों में हम लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एजम्पशन क्या थी, कौन सी अप्रोच अख्तियार की गई, और उसके बेसिस के ऊपर किस तरीके से जो है पूरे की पूरी सोसाइटी को 3 अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, 3 अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो डिवाइड किया गया। और उसके साथ ये बताया गया कि इसके बाद सोशलिज्म आएगा और बाद में एडवांस कम्युनिज्म रहेगा। तो उनके फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली। तो होपफुली अब आपको कंसोलिडेशन जो है वो एक जगह के ऊपर आप लोगों की हो रही होगी और चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसान हो रही होगी। 2 या 3 बार फिर से रिवाइज करोगे तो और बेटर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। क्योंकि जो किसी भी ऑप्शनल का, नॉट इवन सोशियोलॉजी, किसी भी ऑप्शनल की अगर मैं इन जनरल बात करता हूं तो सबसे मुश्किल जो हिस्सा रहता है वो यही वाला रहता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हम लोगों को एक सब्जेक्ट को देखना होता है। तो उस इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव जो है कभी कभी बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि उस पर्सपेक्टिव को भी हम बाकी लोग जो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन ओरिएंटेड होता है। यही कारण है क्योंकि नैरोली चीजें कवर होती हैं, बहुत ब्रॉडली कवर नहीं होती, क्योंकि एक इंसान नहीं कर सकता है। यही कारण है इंडिविजुअल थिंकर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना हम लोगों के लिए मुश्किल रहता है। लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा कोई थिंकर नहीं है जिसने बहुत ही कोई बड़ी ऐसी बात कह दी जिसको पता नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स चीजें कहेंगे या लिखेंगे वो हमारे से रिलेटेड रहेंगी। हमने उनको तो देखा होगा, या जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि शायद सोसाइटी में या समाज में ऐसा होता होगा। और जिस तरह का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आज तक हो चुका है या स्पेसिफिक टाइम पे हो गया, तो आपको बहुत हद तक ये भी पता है कि यूरोपियन सोसाइटी कैसी है, अमेरिकन सोसाइटी कैसी है, चाइनीज सोसाइटी कैसी है, इंडियन सोसाइटी कैसी है, इंडिया में भी है ना सदर्न सोसाइटी कैसी है, नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी कैसी है। तो अभी भी आप लोग इतना ज्यादा एक्सपोजर जो आप लोगों को मिल जाता है कि जब हम लोग किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि अब एक्सपोजर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा बेटर हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स की ये 3 चीजें जो थी वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, और होपफुली आप लोगों की चीजें जो वो बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। डन? अब चलते हैं हम लोग आगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लास। बार बार हम लोग बात कर रहे थे कि जी कार्ल मार्क्स कह रहा है कि 2 तरह की क्लासेस होती हैं। क्लियर? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कौन कौन सी तरह की क्लास होती है? एक होते हैं हैव्स और दूसरे कौन से होते हैं? हैव नॉट्स। क्लियर? या तो हैव्स हैं या हैव नॉट्स हैं। क्लियर? तो हैव्स कौन है? हैव्स वो हैं जिनके पास ओनरशिप है। क्लियर? अगर मैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करूंगा, बेसिकली जो हैव्स और हैव नॉट्स है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की ही ओरिजिनेशन है। नॉर्मली जब हम लोग हैव और हैव नॉट को भी पढ़ते हैं तो इसको हम थोड़ा फ्यूडलिज्म के साथ भी जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी तो उसमें हैव्स वो हैं जिनके पास ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज है, ओनरशिप ऑफ द मटेरियल है।
फ्यूडलिज्म है क्योंकि फ्यूडलिज्म जो है वो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी का हिस्सा था, क्योंकि फ्यूडलिज्म का मतलब क्या था, जहां पे बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हुआ करती थी उनका एक जमींदार होता था जिसको हम फ्यूडल लॉर्ड के नाम से जाना करते थे। क्लियर? तो चाहे फ्यूडलिज्म है तो वहां पे हैव्स कौन होगा, जिसके पास जो है वो ओनरशिप किसकी होगी, प्रॉपर्टी की होगी या लैंड की होगी। क्लियर? हैव नॉट्स की अगर मैं बात करूंगा तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो हैव नॉट्स है वो कौन होंगे, वर्कर्स होंगे। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में वो कौन होंगे, सर्फ्स होंगे। याद है ना, सर्फ वो होते थे जो जमीन के साथ जिनको अटैच किया जाता था फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में। अगर मैं उससे पिछली सोसाइटी में जाऊंगा, दैट इज योर एंशिएंट स्लेवरी सोसाइटी, तो वहां पे हैव नॉट्स कौन थे, स्लेव्स थे। क्लियर? कहानी सबको समझ आ रही है? डन। तो जब हैव्स और हैव नॉट्स की बात की जाती है तो नॉर्मली जब कार्ल मार्क्स की स्टडी या कार्ल मार्क्स की थ्योरीज को हम लोग देखते हैं तो ये इन जनरल, वैसे तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के लिए डिवीजन था लेकिन बाकियों के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो पूरे का पूरा जो सोसाइटी है वो दो तरह की क्लासेस में डिवाइड था। कौन कौन था, हैव्स एंड हैव नॉट्स। क्लियर? और ये जो हैव और हैव नॉट्स के बीच का जो रिलेशन था, अब आप एक चीज समझिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हैव बिल्कुल अलग से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनका कोई हैव नॉट से लेना देना नहीं है, और हैव नॉट्स अपनी जिंदगी अलग से जी रहे हैं, उनका हैव से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई एक इंडिविजुअल जो है वो इंडस्ट्री को चला रहा है, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए उसको, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मशीन्स चाहिए, और उसके साथ साथ जो मैन है यानी कि ह्यूमन है वो उसको चाहिए जो उसके लिए चीजों को प्रोड्यूस करेगा। तो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी कैपिटल जनरेशन हो रही है, जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है, वो सारे का सारा पैसा जो है वो कौन जनरेट कर रहा है, हैव नॉट्स कर रहे हैं। अब आप मानिए कि इंडस्ट्री में कोई काम करने नहीं जा रहा है, अब वो खुद मालिक थोड़ी ना मशीनें चलाएगा, उसको तो वर्कर्स चाहिए। क्लियर? उसको तो इंसान चाहिए जो उसके लिए काम करे, और जितना वो इंडिविजुअल काम करेगा यानी कि जितना हैव नॉट्स ये काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा जो है वो किसके पास आ जाएगा, जो हैव्स होंगे, जिनके पास इंडस्ट्रीज होंगी, जिनके पास जमीनें होंगी, वो ज्यादा रिच होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आप खुद सोचिए, ये लोग बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी ओवर टाइम भी कर रहे हैं, और ओवर टाइम का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है, या एक्स्ट्रा पैसा मिल भी रहा है तो बहुत ही मतलब पेनीज में मिल रहा है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। क्लियर? और उसके बदले जो मैक्सिमम पैसा जनरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, जो ऊपर बैठा हुआ है। क्लियर? तो एक दिन, 2 दिन, 10 साल, 100 साल, 500 साल, कभी ना कभी इन सब लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि काम तो यही कर रहे हैं रियलिटी में, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कौन उठा रहे हैं, वो कुछ लोग उठा रहे हैं, और वो कुछ लोग कौन है, हैव्स। तो जब इन दोनों का कॉपरेशन जो है वो इनएविटेबल है, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो हैव नॉट्स उनके मन में हैव्स के प्रति जो है वो एक नेगेटिव भावना आनी शुरू हो जाएंगी। जब हैव नॉट देखेगा कि यार मेरा बच्चा जो है उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, और वो देखेगा कि हैव्स का जो बच्चा है जितनी शायद उसके बच्चे के स्कूल की फीस है वो एक दिन में खाने में उड़ा दे रहा है, तो उसको लगेगा ना यार ये तो इनजस्टिस हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। और कहानी क्या है, क्योंकि हैव नॉट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, इनकी जो संख्या है वो हमेशा ज्यादा होगी, धीरे धीरे ये जो हैव नॉट्स हैं इनकी कॉन्शियसनेस, इनको रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी कि यार इनका तो शोषण हो रहा है, इनकी तो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो इसकी भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, सारे के सारे जो वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैव नॉट्स हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। अब धीरे धीरे एक इंसान जो है उसको याद आएगा कि यार ये तो गलत हो रहा है जी हमारे साथ, दैट इज जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। ये बोलेगा जी मेरे साथ भी गलत हो रहा है, इसके साथ भी गलत हो रहा है, इसके साथ भी गलत हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, और इसको अगर नहीं पता है तो ये इसको भी गाइड करेगा कि देख यार तेरे साथ कितना गलत हो रहा है। तो यहां पे आसान भाषा में कुछ लोग आगे आएंगे, एक लीडरशिप बनेगी हैव नॉट्स के अंदर, जो बाकी लोगों को समझाएगी कि कैसे आपका शोषण हो रहा है, कैसे आपकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, और सब के सब लोग जो है वो उनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होगी। और जब सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप होगी तो उनको लगेगा कि यार ये तो हम सारे लोगों का शोषण कर रहा है, और शोषण कौन कर रहा है, जो ऊपर बैठे हुए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, या पुराने जमाने में एरिस्टोक्रेसी है, यानी कि जो आपके मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे वो है। तो इनकी संख्या तो ज्यादा है। अभी तो पता लग जाएगा इनको कि मान लो ये 90% है, ये 10% ही है।
तो जिस दिन ये इकट्ठे होंगे, जिस दिन इन सब के अंदर सोशल कॉन्शियसनेस जो वो जनरेट होगी, यानी कि इनको रियलाइजेशन होगी। नहीं तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए, आपके आसपास की चीजें। मान लो जैसे मैं एक कंपनी, आज की मैं बात कर लेता हूं कि मान लो मैं किसी एक कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मेरे को तो अच्छा है कि जी मैं जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ 10 बजे, शाम को 6 बजे आ जा रहा हूँ, और मेरे को महीने के एंड में तनख्वाह मिल जाती है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं तो उस कंपनी के लिए बड़ा ज्यादा कृतज्ञ हूँ। क्लियर, बहुत बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि जी मेरे को नौकरी भी दी हुई है और मेरे को पैसा भी दे रहे। क्लियर। तो ये तो हो गया जब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ठीक है जी, मेरे को कल को कह दे कि जी 6 बजे नहीं जाना है, आज आपने 10 बजे जाना है। मैंने कहा चलो चले जाता हूँ 10 बजे। ठीक है, मेरे को कुछ रियलाइजेशन नहीं हो रही, उस ओवर टाइम का मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, या मान लो मेरे को कुछ पैसा मिल भी रहा है। लेकिन जो ओवर टाइम मैंने किया, मान लो मेरे को 100 रुपया दिया मेरी कंपनी ने, और उसको जो है वो उसका 1 लाख रुपया मिला। तो ये तो कितना मल्टीप्लाई है कि काम मैंने किया सारा, और पूरे का पूरा जो बेनिफिट है वो कौन लेके गया, वो मेरी कंपनी, जो शायद 2-3 लोग जो है वो उसको चला रहे हैं। अब मेरे को ये कभी रियलाइजेशन नहीं होगी स्टार्टिंग में, अनटिल और अनलेस कोई मेरे को बताए, कोई मेरे को जागरूक करे कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। क्लियर। जब कोई आएगा और बोलेगा देखो यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं है, यहाँ पे खाना खाने को नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं है। क्लियर। और जो तेरी मेहनत है उसका पैसा ये लेके जा रहा है, तो हो सकता है शायद मेरे को रियलाइजेशन हो। तो एक मैं जो पहले काम कर रहा था बिना टेंशन लिए कि ठीक है जी सब जो भी हो रहा है बढ़िया है, भगवान की देन है कि पैसा मिल रहा है मेरे को, चाहे कम भी मिल रहा है कोई बात नहीं। दैट इज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मेरे को समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे को पता लग रहा है कि यार धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जब मेरे को पता लग रहा है कि यार मेरे साथ साथ यहाँ पे तो लाखों लोग जो है वो एक्सप्लॉइटेड है, और सब लोग एक दूसरे के साथ रिलेटेड फील कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, जो परेशानी है उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। तो ऐसा नहीं है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में डे वन से लड़ाई हो जाती है। जो हैव नॉट्स हैं उनके अंदर इस चीज को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर था ये कम से कम 1000-1200 साल तक चला, तो ये नहीं चलता। अगर मान लो हैव नॉट्स पहले दिन से कॉन्शियस हो जाते, इकट्ठे हो जाते सारे के सारे, उनको एक दूसरे की महसूस होती, पेन महसूस होती, एकजुट इकट्ठे होते कि जी हम अपने अधिकार लेके हटेंगे, हमारे साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उसका हम खात्मा करेंगे, उसको अमेंड करेंगे, तो हमेशा सोसाइटी चेंज होती रहती है। लेकिन सोसाइटी हमेशा हर साल चेंज नहीं होती, सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो धीरे 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 हो सकता है 10 साल में थोड़ी सी चेंज हुई, 20 में थोड़ी सी हुई, 30 में थोड़ी सी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट चेंज जो है वो समाज या सोसाइटी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि लोगों को ये समझने में बहुत समय लगता है कि चीजें जो है उनके साथ गलत हो रही है। तो जब तक हैव नॉट्स में सोशल कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, यानी कि वो एक दूसरे की पेन को नहीं फील करेंगे, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं महसूस करेंगे, ये नहीं महसूस करेंगे कि जब तक ये सारे लोग 90% इकट्ठे नहीं होंगे तो ये 10% के साथ नहीं लड़ सकते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक समाज जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ ये जरूर है कि जैसे जैसे इन 90% में से 20% जो है उनको अवेयरनेस होगी, उनको पता चल गया कि गलत हो रहा है, तो धीरे धीरे जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। टेंशन बननी शुरू हो जाएगी कि नहीं जी कुछ लोग बातें नहीं मान रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के। फिर जैसे जैसे 20 से 30, 30 से 40, और जैसे सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, तो ये लोग क्या करेंगे, ये इनको उठा के बाहर मारेंगे, और सारे के सारे जो मोड्स ऑफ ओनरशिप हैं वो किसके पास आ जाएंगे, जो हमारे हैव नॉट्स हैं उनके पास आ जाएंगे। और उसके बाद सोशलिज्म, देन एडवांस कम्युनिज्म, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लियर। और जब एडवांस कम्युनिज्म आ जाएगा तो ना हैव होगा ना हैव नॉट होगा, क्योंकि जमीन सबकी, प्रॉपर्टी सबकी, ना कोई स्लेव है ना कोई सर्फ है ना कोई वर्कर है, सब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो ओनर बन के बैठे हुए। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कहता था कि जो क्लास है या जो पूरी सोसाइटी है, जो दो अलग अलग तरह की क्लासेस में डिवाइडेड है, इस सोसाइटी में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो ये सोसाइटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये सोसाइटी जो है वो क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब क्या है, होपफुली समझ आया होगा कि जब एडवांस कम्युनिज्म अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को जो है वो क्लासलेस सोसाइटी बनती हुई देखने को मिलेगी। तो एक छोटी सी लाइन है कि कार्ल मार्क्स वांटेड टू चेंज सोसाइटी फ्रॉम क्लास
या डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास टू क्लासलेस सोसाइटी। होपफुली चीजें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। डन। तो देखिए जो पूरी जो प्रोसेस है उसको हम लोग इसी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई थ्योरी दी गई है तो वो क्यों दी गई है, उसके रीजंस क्या है। क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को पहले आसान भाषा में जो है वो समझ आ गया होगा कि जो क्लास है वो क्यों थी। क्लियर। ये भी हम देख लेते हैं कि जो क्लास है उसकी इमरजेंस कैसे हुई, लेकिन किस किस तरह की क्लासेस हैं इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हमने देखा कि जो क्लास है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। वैसे एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो क्लास है उसको दो ही हिस्सों में डाला जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लास जो है वो, अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूंगा तो कार्ल मार्क्स ने जो जर्मन सोसाइटी थी उसको 8 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था, 8 अलग अलग क्लासेस कि बिजनेसमैन हो गए, लॉयर हो गए, है ना, ऐसे एजुकेशनलिस्ट हो गए, ऐसे करके करके जो है वो 8 अलग अलग क्लासेस में जर्मन सोसाइटी डिवाइडेड थी। फ्रेंच सोसाइटी को 6 डिफरेंट जो क्लासेस है उसमें कार्ल मार्क्स ने खुद डिवाइड किया। लेकिन कार्ल मार्क्स ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्लास है वो पहले 3 हिस्सों में ही जो है वो डिवाइड होके रह जाएगी। एक होंगे बुर्जुआ, याद होगा बुर्जुआ कौन थे, बुर्जुआ काइंड ऑफ हैव्स, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे पैटी बुर्जुआ। पैटी बुर्जुआ का मतलब है छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन जिनकी दुकानें हैं, बिजनेसमैन तो हैं वो भी, बुर्जुआ ही हैं, बिजनेस तो है उनका, लेकिन उनके छोटे छोटे दुकानदार से हैं। क्लियर। और तीसरी आ जाएगी प्रोलेटरेट। क्लियर। प्रोलेटरेट में मैक्सिमम। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि धीरे धीरे जो 8 क्लासेस है अपने आप को 3 में, कुछ समय के बाद 3 में रह जाए। और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये जो बुर्जुआ है यानी कि बिग बिजनेसमैन है, जैसे आजकल आप लोग देख लो क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि बड़े बड़े बिग बाजार बन गए हुए हैं ना। जैसे मान लो पहले छोटे छोटे शॉपकीपर ही होते थे, आजकल जो वो बड़े बड़े मॉल्स बन गए जहां से आप लोग जो वो ग्रोसरी वगैरह ले रहे हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो हिट है वो हम लोगों को छोटे शॉपकीपर्स के ऊपर पड़ रहा है। आजकल ये ब्लिंकिट स्लिंकिट बन गए हुए हैं ना, बाकी है ना, जो ग्रोफर्स था, चलिए अब तो वो चेंज हो गया, स्विगी मार्ट बन गया हुआ है। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो कहीं ना कहीं जो दुकानदार से हम सामान या स्मॉल शॉपकीपर से जो हम सामान लिया करते थे उनकी रिप्लेसमेंट है। हो सकता है आज से 30 साल के बाद सारे लोग इन्हीं से सामान मंगवा रहे। तो ये जो बेचारे छोटे छोटे पैटी बुर्जुआ होंगे यानी कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होंगे, इनमें से कुछ जो है वो प्रोलेटरेट में चले जाएंगे कि उनकी दुकानें बंद होंगी तो वर्किंग कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा नीचे। और कुछ जो है जो थोड़े से गट्सी होंगे, जैसे छोटी छोटी दुकान वाला जो है वो भी बड़ा शोरूम बना सकता है, जो आप लोग शायद देखते होंगे कि किसी के पिताजी जो है आज से 20 साल पहले छोटी सी दुकान चलाते थे, आप उस दुकान की जगह आप एक बड़ा सा जो वो शोरूम देखते हो। क्लियर। तो ये जो पेटी बोर्जुआ है, या तो कुछ बोर्जुआ में चले जाएंगे, बोर्जुआ बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे बड़े वाले, या कुछ जो है वो बेचारे क्या बन जाएंगे, प्रोलेटरेट बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो सोसाइटी है वो 2 ही हिस्सों में डिवाइड होकर रह जाएगी एज पर दी कार्ल मार्क्स, जिनमें एक होगी बुर्जुआ जो कम होंगे, बुर्जुआ मतलब जो बिजनेस क्लास है, और दूसरे रह जाएंगे आपके प्रोलेटरेट। क्लियर। तो अल्टीमेटली क्लासेस तो बहुत डिवाइड की थी कार्ल मार्क्स ने भी, लेकिन अल्टीमेटली उसने उन्हीं की बात की थी, क्या, ये तुम्हारे हैव्स आ गए, ये तुम्हारे जो वो हैव नॉट्स आ गए। क्लियर। अब जो बात बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा था आप सब लोगों के साथ वो था इमरजेंस ऑफ क्लास, कि क्लास इमर्ज कैसे हुई। तो ढंग से सुनना। क्लियर। जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज सोशल कंफ्लिक्ट, वो भी आप लोगों को, या क्लास कंफ्लिक्ट, वो भी आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था प्रिमिटिव सोसाइटी की मैं बात करता हूं, याद करिए हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी में हम लोगों ने देखा कि जो इंडिविजुअल है सारे के सारे लोग जो हैं वो बराबर है, इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। क्लियर। क्योंकि अल्टीमेटली सब लोगों ने एक दूसरे के साथ काम करना, क्योंकि बेसिक जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन है वो थोड़ा डिफरेंट एनिमल है, उसको एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में रहना पड़ता है। और सबसे पहली नीड हमारी फूड है, फूड एंड वाटर है, उसके बाद शेल्टर है, क्लोथिंग है, वो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खाना चाहिए।
तो इनिशियल स्टेज में जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, शायद आज से 10,000 साल पहले, वहां पे हम सारे के सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे ताकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है उस जमाने का, दैट इज टू प्रोड्यूस फूड, उसको मिलके जो है वो अचीव कर सके। अब इस जमाने में क्या हुआ करता था, प्रिमिटिव सोसाइटी में जो टूल्स थे वो बहुत पुराने हुआ करते थे। यानी कि आप मानो लकड़ी से ही खेतों को खुदाई की जा रही है या पत्थर से खेतों की खुदाई की जा रही है। आजकल के टाइम की तरह ट्रैक्टर वगैरह या फर्टिलाइजर्स तो नहीं थे, तो टूल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव हुआ करते थे। क्लियर? और उसके साथ साथ जब टूल्स जो है वो प्रिमिटिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स है या जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या होगी, कम होगी, वो भी क्या होगी, लेस होगी। तो जितना भी फूड प्रोड्यूस होता था जो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता था, सिर्फ सबसिस्टेंस के लिए होता था। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए हो, उसको एक्यूमुलेट ना करके रखो कि जितना आया खाया खत्म हो गया, अगले साल फिर प्रोड्यूस किया खाया खत्म। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हमारे देश में देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि जो अपने खेतों में अनाज को प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही खाते हैं, वो बेचते वगैरह नहीं उसको, दैट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सिमिलरली जो प्रिमिटिव सोसाइटी हुआ करती थी उनमें जो प्रोड्यूस हमारी रहती थी वो सारी की सारी सबसिस्टेंस प्रोड्यूस होती थी, कि जो टूल्स वगैरह थे वो भी बहुत ज्यादा बेसिक थे, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलती थी। और उसके साथ साथ ह्यूमन को इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि चीजों को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। उस टाइम पे लोहा वगैरह जो है, आयरन वगैरह जो है वो भी नहीं डिस्कवर हुआ था। तो क्या हो रहा है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मिलके एक दूसरे के साथ खा रहे हैं। क्लियर? तो ये वाली जो सोसाइटी है, क्या आप लोगों को इस सोसाइटी में किसी तरह का कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा? बताओ जरा। ऑब्वियस बात है नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं, जितना आ रहा है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इनकी है नहीं कि जी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं। 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, 200 लोग इकट्ठा हुआ है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, बूढ़ों को भी दे रहे हैं, जो नहीं काम कर सकते उनको भी दे रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो सोशल कंफ्लिक्ट यहां पे जीरो है। तो क्या इस सोसाइटी में आप लोगों को कोई क्लास देखने को मिल रही है? क्लास का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर जो वो क्लास बनती है। जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में कैसा रिलेशनशिप है, एक ओनर है और एक वर्कर है, तो दोनों के बीच में डिवीजन होगा। एक ओनर है, दूसरा ओनर है, तीसरा ओनर है, वो सारे के सारे सेम पैसा कमा रहे होंगे, सेम तरह की स्थिति होगी, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। दूसरे वर्कर्स हैं, उन सबके साथ जो वो ऑपरेशन हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली एक क्लास बन गई इंडस्ट्रियलिस्ट की और दूसरी क्लास बन गई किनकी, वर्कर्स की। क्योंकि सोशल जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था उसमें बहुत डिस्पैरिटी थी कि ओनर ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो वर्कर है वो कम पैसा कमा रहा है, तो डिस्पैरिटी आ गई। तो वही डिस्पैरिटी अल्टीमेटली समाज या सोसाइटी के अंदर देखने को मिली, जहां पे हमने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में जो है वो हमारे समाज का डिवीजन होगा। तो देखिए जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी आउट कर रही है, तो क्या किसी तरह का क्लास डिवीजन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है? क्या क्लास है यहां पे कोई? जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं है, सब लोग बराबर है, तो इस स्पेसिफिक सोसाइटी में ऑब्वियस बात है हम लोगों को क्लास देखने को नहीं मिल सकती है। तो यहां पे जो क्लास है वो प्रेजेंट नहीं है। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है इट वाज क्लासलेस सोसाइटी। क्लियर? पहली बात समझ आ गया? तो सोशल कंफ्लिक्ट नहीं है क्योंकि क्लासेस ही नहीं है। और कार्ल मार्क्स तो कहता है कि जी क्लासेस बनेगी, एक शोषण करेगी, दूसरे का शोषण होगा, एक टाइम के बाद जिनका शोषण हो रहा होगा वो ऊपर खड़े होंगे, लड़ेंगे, कन्फ्लिक्शन होगा, समाज में चेंज होगा। क्लियर? ढंग से समझना है इस चीज को। तो पहला जो नेचर जब स्टडी किया, हिस्टोरिकली समाज को स्टडी किया गया, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में पाया गया कि वहां पे हमें सोशल कंफ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि किसी तरह की क्लास नहीं है। क्लास क्यों नहीं है? क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो सब लोग बराबर हैं। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही कोई बड़ा छोटा नहीं है तो सोसाइटी में कैसा होगा? क्योंकि जो बेसिक प्रीमाइस है, हमने पढ़ाई है कि कार्ल मार्क्स की जो बेसिक प्रीमाइस है वो मटेरियल बेसिस के ऊपर ही है। क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डिस्पैरिटी बाकी जगहों के ऊपर रिफ्लेक्टेड थी। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आई? अब देखो दूसरी सोसाइटी हमने पढ़ी, अब ढंग से समझना। यहां पे आप लोग ये चीज और देखोगे कि जो
क्लास में या सोशल कंफ्लिक्ट होता है वो कभी कभी हैव्स हैव नॉट्स, सोशल कंफ्लिक्ट कभी कभी हैव्स वर्सेस हैव्स में भी होता है। हैव्स वर्सेस हैव में होगा कि बिजनेस को में चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने होंगे, तो उनमें हैव्स और हैव्स भी लड़ते हैं आपस में, तो कंफ्लिक्ट ऊपर भी होता है। क्लियर? जो सबसे खतरनाक कंफ्लिक्ट है वो यही वाला है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का। तो उसको हम 2 मिनट में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बस आप अभी समझते जाओ। जब सोशल कंफ्लिक्ट नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो ये वाली चीज जो है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जैसे समझ आई कहानी कि क्लास की इमरजेंस के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, कंफ्लिक्ट के बारे में थोड़ी देर में आते हैं। तो जो हमारी क्लास इमरजेंस है, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रिमिटिव सोसाइटी हुआ करती थी वहां पे हम लोगों को किसी भी तरह की क्लास देखने को नहीं मिल रही थी। अब हुआ क्या, ये प्रिमिटिव सोसाइटी है, ये सारे के सारे लोग यहां पे रह रहे हैं, किसी तरह की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो लोगों के बीच में नहीं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इंसान जिन टूल्स से एग्रीकल्चर कर रहा था वो ज्यादा बेटर होने शुरू हो, धीरे धीरे आयरन की डिस्कवरी होनी शुरू होगी। आयरन जो वो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन माना जाता है ह्यूमन इतिहास में, क्योंकि आयरन के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना भी आसान हो गया, बेटर तरीके से प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। और उसके साथ साथ आयरन के बाद जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज थी, यानी कि जो राजे महाराजा हुआ करते थे उन्होंने भी अपने जो जोग्राफिकल एरियाज थे उनको ज्यादा एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो जब ज्यादा एरिया एक्सपैंड होगा, एक इंडिविजुअल जो है उसके पास पावर आएगी। क्लियर? तो धीरे धीरे जो हम लोग देखेंगे कि जो समाज या सोसाइटी है उसमें भी चेंजेस होंगे, उसमें भी ट्रांजिशन होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाते हुए अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि टाइम आगे बढ़ा, इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो टूल्स थे उनको बेटर करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले जमाने में जो खेती करने के लिए टूल्स यूज होते थे, जो भी औजार यूज होते थे, वो सारे के सारे कोई भी बना सकता था, मैं बना सकता था, आप बना सकता था, कोई टेंशन ही नहीं थी। क्योंकि जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो सबके पास ही है, तो कोई भी खेती कर सकता था। तो इक्वालिटी हम लोगों को प्रिमिटिव सोसाइटी में देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मान लो आयरन है, क्लियर, अब आयरन का जो एरिया है वहां से देखा है कोई इंडिविजुअल वहां पे रह रहा था, उसने देखा यार कि ये तो आयरन है, उसने मेल्टिंग वगैरह की और उससे जो है वो आयरन ओर से जो है वो आयरन को बना दिया। अब उसको पता चल गया यार इस तरह से एक ऐसी चीज बनाई जा सकती है जो पत्थर से बहुत स्ट्रांग है। तो अब उसने क्या करना शुरू किया, उसने बोला जी ये एरिया सारा मेरा है। वो उसका एरिया क्यों है, वो इसलिए भी उसका एरिया है क्योंकि उसी को ही आता है कि कैसे जो आयरन ओर है उससे स्ट्रांग हथियार जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो अब धीरे धीरे कुछ लोगों की समाज के अंदर जो है वो मोनोपोली होनी शुरू होगी, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ एक्सपर्टीज आ गई एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो सभी लोग सभी कुछ किया करते थे। अब कुछ लोगों के पास जो वो आयरन बनाने की, मान लीजिए आयरन से या आयरन ओर से जो वो हथियार बनाने की कला आ गई, तो धीरे धीरे अब सोसाइटी में डिवीजन होना शुरू हो गया। और ये सारा किसके बेसिस के ऊपर हुआ, क्योंकि ये जो लोग, ये दो जो इंसान थे, ये बेटर टूल बना रहे थे, तो इन्होंने अब इनको मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए ये टूल मैं आपको तभी दूंगा या मेरे को ज्यादा अनाज दो या आप मेरे खेतों में जाके काम करो। क्लियर? तो धीरे धीरे जिन लोगों के पास बेटर टूल्स आ गए, जिन लोगों के पास बेटर हथियार आ गए, उनके पास पावर भी आ गई, ताकत भी आ गई, और इन्होंने बाकी लोगों को जो वो सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट स्लेवरी जो है इस तरीके से एंशिएंट स्लेवरी की इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे समाज के अंदर हुई। क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ टूल्स को सिर्फ यही बना सकते थे, तो इन्होंने अब उन एरियाज को, इन टूल्स को मोनोपोलाइज किया। इनके पास ज्यादा पावर आ गई, इनके पास बेटर हथियार आ गए, और अब ये सारे के सारे लोग जो हैं, या काफी लोग उस एरिया में रहने वाले जो है वो अब उनके लिए एक स्लेव की तरह काम कर रहे थे। तो देखिए जैसे ही जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हथियार या औजार जैसे ही कुछ लोगों के पास आ गए, तो एक क्लास वो बन गई जिनके पास बेटर जो है वो आपके टूल्स हैं फॉर एग्रीकल्चर, और दूसरी क्लास वो बन गई जिनके पास है ही नहीं। तो जिनके पास बेटर टूल होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो तभी दूसरों को काम करने के लिए देंगे अगर वो उनके लिए खेती करेंगे। तो इस तरीके से एंशिएंट स्लेवरी प्रोसेस या एंशिएंट स्लेवरी जो हमारा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत हुई। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसकी इंट्रोडक्शन होगी, क्लास की इमरजेंस होगी।
यहाँ पे क्लास हम लोगों को इमर्ज होती हुई देखने को मिली। कौन सी? एक वो जिनके पास बेटर टूल्स हैं, दूसरे वो जो उनके लिए स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इन टूल्स के बिना अब एग्रीकल्चर करना जो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई है और ज्यादा प्रोडक्शन अगर नहीं करोगे तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वह बाकी लोगों की ज्यादा होनी शुरू होगी। तो धीरे धीरे एंशिएंट स्लेवरी, जहां पे स्लेव मास्टर और स्लेव का रिलेशन जो है वो लोगों के बीच में हमें देखने को मिला। क्लियर? कहानी यहां पे समझ आ रहा है? डन। फिर टाइम आगे बढ़ा, यही जो छोटे छोटे जो लोग थे, अब क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंशिएंट स्लेवरी के टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो किंग था वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो गया, उसने ज्यादा एरिया जो है एक्वायर करने शुरू कर दिए। क्लियर? और धीरे धीरे एक तरह नए तरह का सिस्टम जो है हम लोगों को सोसाइटी के अंदर देखने को मिला, दैट इज योर फ्यूडलिस्टिक, दैट इज योर फ्यूडलिज्म, जिसमें क्या क्या आगे तुम्हारे, जिसमें तुम्हारे फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए, फ्यूडल लॉर्ड्स, और फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ साथ तुम्हारे सर्व्स आ गए। इसमें कौन सी क्लास बनी थी? इसमें मास्टर बना था और इसमें स्लेव्स बने थे। यहाँ पे क्लास की ना प्रॉब्लम हुई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स हुए। फिर तीसरा जो है वो हमारे कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म में जो है तो वो तुम्हारे कैपिटलिस्टिक या तुम्हारे बुर्जू आ गए और प्रोलेटरेट आ गए। तो इस तरीके से जब क्लास ने अपने आप को इमर्ज किया। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग सोसाइटी को या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को इन 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिए, ये एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि देखो, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, स्टेबल सोसाइटी थी, कोई टेंशन नहीं थी, सब लोग बराबर थे। जैसे ही प्रिमिटिव सोसाइटी में टेंशन होने शुरू हुई, कुछ लोगों के पास पावर आ गई, उन्होंने, उनमें से कुछ लोग मास्टर बन गए और कुछ लोग जो है या मैक्सिमम लोग जो है वो स्लेव बन गए। तो ऑब्वियस सी बात है, सोशल चेंज आया और साथ में टेंशन और कन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में स्टार्टिंग में जरूर हुए होंगे, लेकिन इन्होंने, जो कुछ लोग थे उन्होंने जो है उसको सरपास कर लिया होगा और वो मास्टर्स बन गए और कुछ लोग जो है वो स्लेव्स बन गए। तो यहाँ पे सोशल चेंज आया कन्फ्लिक्शन के बाद। अब यहाँ पे मास्टर और स्लेव थे, स्लेव को खाना नहीं मिल रहा था, 3 टाइम का खाना एक ही टाइम दे रहा था, क्योंकि जितना कम खाना स्लेव खाएगा उतना ज्यादा अनाज जो है वो मास्टर के पास बचेगा। स्लेव जो था वो उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान था। स्लेव ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, किसके अगेंस्ट? मास्टर के अगेंस्ट, क्योंकि स्लेव चाहता था कि उसको जो है वो जमीन के साथ जोड़ा जाए, कि वो किसी जमीन के ऊपर खुद ब खुद खेती कर सके, जो उसकी प्रोड्यूस है उसका कुछ हिस्सा जो है वो उसके पास रहे, बाकी हिस्सा मास्टर ले ले। लेकिन स्लेवरी प्रोसेस में ऐसा नहीं होता था, स्लेवरी में सारा हिस्सा मास्टर पे जाता था। मास्टर विल डिसाइड कि उसने कितना आगे देना है या नहीं देना है। और स्लेव जो थे उनको कभी भी किसी भी चीज में इन्वॉल्व कर दिया जाता था, लड़ाइयों में इन्वॉल्व किया जाता था, वॉरफेयर में इन्वॉल्व किया जाता था। तो खुद सोचो, जब स्लेव को तुम वॉरफेयर में जो है वो इन्वॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं जब उसको, उसके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस जागृत होगी कि उसकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है और उसके साथ दूसरे स्लेव की हो रही है, तीसरे की हो रही है, चौथे की हो रही है, तो सारे के सारे स्लेव जो है इकट्ठे होंगे। और वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारी एंशिएंट स्लेवरी सोसाइटी थी, वहां पे भी स्लेव वर्सेस मास्टर के बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट्स होते थे, बहुत ज्यादा टेंशन होती थी। पर यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब एंशिएंट स्लेवरी जो हमारा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन था, वहां पे मास्टर और स्लेव के बीच में सोशल टेंशन होंगी, तो एक चीज ध्यान रखिए, स्लेव्स जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्लेव्स खुद ब खुद ही मास्टर्स को रिप्लेस कर देंगे, मास्टर्स को मार देंगे और जमीनों के ऊपर जो वो खुद का कंट्रोल करेंगे। स्लेव्स की हेल्प की जाएगी, स्लेव्स की हेल्प की जाएगी कुछ लोगों के द्वारा, जो किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहां पे मिनिस्टर्स थे, या ऐसा मान लीजिए कि छोटे छोटे जो ऑफिशियल जो है वो राजाओं के पास हुआ करते थे। तो वो स्लेव्स की हेल्प क्यों कर रहे हैं? वो स्लेव्स की हेल्प इसलिए कर रहे हैं, या वो स्लेव्स को एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो एक काम करते हैं कि आपके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है रेदर देन स्लेवरी, वो ये हो सकता है कि तुम जमीन के साथ जो वो तुम्हारा लिंक हो, यानी कि जमीन से जितना प्रोड्यूस होगा उसमें से कुछ चीज जो वो तुम्हें दी जाए। तो स्लेव के लिए तो वो बेटर ही था, क्योंकि पहले तो उसको वो नहीं मिला करता था। तो स्लेव के साथ जो लॉर्ड्स थे, उन्होंने स्लेव्स के साथ मिलके मास्टर्स के खिलाफ जो है वो वॉर लड़े, मास्टर्स जो है वो रिप्लेस हुए, और मास्टर्स की जगह कौन आ गए? तुम्हारे लॉर्ड्स आ गए, या जमींदार आ गए, जिनको हमने फ्यूडल लॉर्ड्स कहा। तो जो स्लेव्स थे उनकी स्थिति बेटर तो हुई, अब वो क्या बन गए? अब वो सर्व्स बन गए। लेकिन एक चीज यहां पे समझो, एक चीज यहां पे समझो कि जब पावर स्ट्रगल हुआ या जब कंफ्लिक्शन हुई, एंशिएंट स्लेवरी जो सोसाइटी थी, जब इसमें इश्यू हुए, प्रॉब्लम हुई, तो वो तो स्लेव और मास्टर की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब चेंजेस आया पूरे की पूरी पावर में, तो हमने देखा कि जो बेचारे स्लेव थे वो अभी भी हैव नॉट्स में रहे, अभी भी वो क्या है? सर्व्स हैं। और रियल पावर किसके पास आ गई? जिन्होंने स्लेव्स को सपोर्ट किया था।
जिन्होंने स्लेव्स को सपोर्ट किया था, यानी कि लॉर्ड्स, अब वो फिर से राजा। तो इस वाले सिस्टम और इस वाले सिस्टम में कोई फर्क नहीं है। यहां पे जो बेवकूफ बना वो कौन बना? वो बना बेचारा स्लेव, क्योंकि उसके पास बेटर सर्व की कंडीशन थोड़ी अच्छी तो थी, लेकिन थे तो फिर भी पावर तो नहीं थी ना, जमीन तो फिर भी फ्यूडल लॉर्ड की थी सारी के सारी। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो मास्टर एक हैव था, उसको फ्यूडल लॉर्ड जो दूसरा हैव था उसी ने ही रिप्लेस कर दिया। तो ये जो चेंज है ये हैव वर्सेस हैव है। हैव वर्सेस हैव नॉट जो है वो ना हम लोगों को एंशिएंट स्लेवरी सोसाइटी में देखने को मिलता है, ना ही हम लोगों को जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है उसमें देखने को मिलता है। फिर से रिपीट करते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी कोई टेंशन नहीं है। एंशिएंट सोसाइटी, वहां पे दो क्लासेस बनी, मास्टर बना, स्लेव बना। स्लेव की मदद जो है वो कुछ लॉर्ड्स ने की, तो स्लेव जो है वो रिप्लेस हो गया किससे? सर्व से। और जो मास्टर्स थे, जिन्होंने लॉर्ड्स ने जिनकी मदद की थी, मास्टर्स को रिप्लेस करके कौन? लॉर्ड्स। तो जब हमारी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी आई तो वहां पे लॉर्ड्स जो है वो हैव्स बन गए और ये जो है वो हैव नॉट्स बन गए। यानी कि स्लेव से तो बेटर कंडीशन थी, लेकिन भी कंडीशन उतनी ज्यादा बेटर नहीं थी, क्योंकि सारा जमीन के ऊपर जो कंट्रोल था वो किसके पास जा रहा था? जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनके पास जा रहा था। तो यहां पे भी कंफ्लिक्ट हुआ, स्लेव्स ने मास्टर्स के खिलाफ आवाज उठाई। यहां पे भी कंफ्लिक्ट होगा, सर्व्स जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, इस सिस्टम को जो रिप्लेस किया वो तीसरा सिस्टम था, दैट इज योर कैपिटलिज्म, जिसमें कुछ लोग जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को स्थापित किया। जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को स्थापित किया तो सर्व्स जो हैं उनको पता चल गया कि यार वहां जाएंगे तो पैसा भी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो सारी कोई लैंड अपनी है नहीं, सारी लॉर्ड की ही लैंड है, तो यहाँ पे कंडीशन जब उतनी बेटर नहीं है तो उन्होंने सोचा कि यार वहां जाएंगे तो और ज्यादा बेटर होगा। तो जब सर्व्स वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे तो जो लॉर्ड्स थे वो उनको सप्रेस कर रहे थे, उनको मार रहे थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको लोग चाहिए थे काम करने के लिए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो वहां का किंग था, वहां की सरकारें थी, उनके साथ मिलके लॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना जो वो शुरू कर दिया। काफी जगहों के ऊपर जो लॉर्ड के साथ जो वो बैटल भी हुई। सर्व्स धीरे धीरे जो है वो आजाद होने शुरू हो गए। लेकिन एक चीज समझो, सर्व्स यहां से आजाद हुए और वहां जाके क्या बने? वर्कर्स बने। और इंडस्ट्रियल ऑनर जो है वो आपके हैव्स बने, और ये वर्कर्स जो हैं वो फिर से क्या रह गए? हैव नॉट्स। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकंड एज ए फार्स। कार्ल मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वो कहता है कि हिस्ट्री जो वो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। पहली बार वो अपने आप को इसलिए रिपीट करती है क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको तो पता होता है कि यार अब रिपीट तो हो रही है, लेकिन हमारे पास कुछ पावर नहीं है, हमारे पास जो वो कुछ कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार सेम सिचुएशन रिपीट हो रही होती है तो लोगों को एक चीज की रियलाइजेशन हो जाती है कि अब जो है वो हम इस हिस्ट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो पहले या उससे पहले हुआ हम वैसा नहीं होने देंगे, अब हम कुछ डिफरेंट करेंगे। तो आप लोग एक चीज समझिए कि जब भी प्रिमिटिव से के बाद हमारी एंशिएंट स्लेवरी या उसके बाद फ्यूडलिज्म या उसके बाद कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन हुई, तो वहां पे जो बेनिफिट था वो कभी भी जो बेचारे स्लेव्स, ये तो नीचे रह रहे हैं सारे के सारे, जो हैव नॉट्स हैं वो कभी भी फायदा नहीं उठा पाए। हमेशा किसने फायदा उठाया? हमेशा हैव्स ने फायदा उठाया। जैसा फायदा आप लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्रियल ओनर जिन्होंने लॉर्ड्स को रिप्लेस किया हैव्स के जगह के ऊपर। तो अब कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब नहीं ऐसा होगा। अब लोगों की रियलाइजेशन हो चुकी है कि जी हैव्स और हैव्स जो है तो बेवकूफ बनाते हैं। ये तो वही वाली बात होगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पे चलेगी, तीसरे पे चलेगी, फिर बाद में बोला जी सारे एक जैसे हैं। तो अब जो फाइट है, अब जो लड़ाई है, अब जो कंफ्लिक्ट है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, क्योंकि कैपिटलिज्म अपने आप को खुद व खुद खत्म करेगा, ये कंफ्लिक्ट जो है वो इन बिटवीन हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में होगा, जहां पे हैव नॉट जीतेंगे, हैव्स को रिप्लेस करेंगे, सोशलिज्म देन एडवांस कम्युनिज्म। तो ये उस चीज का जवाब है जहां पे कार्ल मार्क्स ने शायद इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की कि जी कम्युनिज्म आया क्यों नहीं। तो उसने कहा कि देखिए इससे पहले जो भी था, चाहे कैपिटलिज्म है, फ्यूडलिज्म है, या जो हमारा एंशिएंट स्लेवरी है, उस टाइम पीरियड के ऊपर हैव्स और हैव्स ही मेन जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और हैव्स ने हैव्स को रिप्लेस किया। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है
वहां पे हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतना ज्यादा गैप पड़ जाएगा कि अल्टीमेटली हैव नॉट्स इकट्ठे होंगे, हैव्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनको बाहर मारेंगे उठा के, सारे के सारे जो प्रोडक्शन की फोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, टूल्स हैं, वो सब लोगों के पास आ जाएंगे। और धीरे धीरे जो वो लोग, जैसे मान लीजिए लोगों ने सरकार बना दी तो वो सरकारी हो गए सारे के सारे। जैसे जैसे सरकार को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि जी सब जगह के ऊपर इक्वालिटी आ गई है, सरकार अपना कंट्रोल निकाल देगी और एक स्टेटलेस, क्लासलेस, रिलीजियस लेस सोसाइटी जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो एडवांस कम्युनिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो क्लासेस की जो इमरजेंस है, होपफुली आपको उसका रीजन भी पता चला होगा कि कैसे क्लासेस अलग अलग टाइम पे बनी। क्लियर? प्रिमिटिव में नहीं था, एडवांस कम्युनिज्म में नहीं होगा, लेकिन उसके बीच में क्लासेस होंगी। और उसके साथ साथ क्लास कंफ्लिक्ट कैसे इनिशियली हैव्स वर्सेस हैव्स में था। कैपिटलिज्म में फाइनल स्टेज है जहां पे हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स में होगा, फिर लोगों के पास रियल पावर आ गई और फिर जो है आएगी, और फिर जो है वो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो वो पूरे का पूरा जो क्लास सिस्टम है उसको कार्ल मार्क्स ने समझाने की कोशिश की। वो समझ आ रही कहानी? क्लियर? तो देखो ये है जी क्लास पोलराइजेशन। वैसे तो 9 तरह का कहा था, प्रोलेटरेट आ गए, पेटी बोर्जुआ आ गए और ऊपर बोर्जुआ आ गए। धीरे धीरे जो पेटी बोर्जुआ है यानी कि कुछ स्मॉल बिजनेसमैन है, उनकी वर्जुआइजेशन हो जाएगी। वर्जुआइजेशन का मतलब क्या है कि वो बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। और कुछ बेचारे जो है उनकी प्रोलेटराइजेशन हो जाएगी। प्रोलेटराइजेशन का मतलब क्या होगा कि वो बेचारे छोटे, मतलब जो वर्कर है या जो हैव नॉट्स है उस कैटेगरी में चले जाएंगे। और अल्टीमेटली जो है वो हमें दो ही तरह का, कौन? बुर्जुआ या प्रोलेटरेट, दो ही तरह की क्लासेस जो है वो स्पेसिफिकली इन कैपिटलिस्टिक सिस्टम या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो वो देखने को मिलेगी। तो आप लोग देख लीजिए कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वो अभी भी है ही, कि कहा कैसे बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो बेचारी छोटी छोटी मछलियों को जो खाने की कोशिश कर रही हैं। क्लियर? तो अब देखिए हाउ क्लास इमर्ज, समझ आ गई कहानी कैसे क्लासेस इमर्ज हुई। क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद जैसे ही कुछ लोगों के पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल आ गया तो ऑब्वियस बात है क्लासेस जो है वो आनी ही थी। क्लियर? क्लासेस इन सोसाइटी हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसे प्रिमिटिव क्लास है, कैसे एंशिएंट स्लेवरी क्लास है, कैसे जो है वो हमारी फिडलिस्टिक क्लास है, कैसे जो है वो हमारी कैपिटलिस्टिक है ना क्लासेस डिवीजन है, हो गया। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप लोग समझिए। देखिए जब मैंने आपको बार बार बात कर रहा था ना कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है उसको जनरेट करने में टाइम लगता है। क्लियर? लेकिन वो होती हमेशा है। जैसे कैपिटलिस्टिक वर्कर्स की या इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स को बहुत समय से उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, लेकिन वर्कर्स को यह समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो पहला जो क्राइटेरिया रहता है किसी भी तरह के कन्फ्लिक्शन का, वो है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब है कि देयर शुड बी ए क्लास डिवीजन, कि क्लास डिवीजन होना चाहिए। जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्लास डिवीजन किस किस के बीच में है? क्लास डिवीजन है इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में और वर्कर्स के बीच में डिवीजन है। लेकिन यहां पे वर्कर्स को ऑब्जेक्टिव का मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब कि पहली कंडीशन होनी चाहिए कि डिवीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दैट इज योर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, सेल्फ इनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि देखिए कैसे हम लोगों को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फिल होता है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से कुछ नहीं होता, बस वहां पे पता लगता है कि अच्छा क्लास डिवीजन है तो फ्यूचर में कुछ हो सकता है। दैट इज जो फ्यूचर में कुछ हो सकता है, दैट इज द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया मींस डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। वो 100 साल में हो सकती है, 150 में हो सकती है, 200 में हो सकती है, और वो तब जाके डेवलप होगी जब एक प्रॉपर लीडरशिप होगी, कम्युनिकेशन होगी, लोगों को आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाएगा कि जी लड़ोगे तो उसके बाद होगा क्या। क्योंकि बहुत बार है कि लड़ना है लेकिन उसके बाद होना क्या है तो उससे आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर आइडियोलॉजी बनानी पड़ेगी जिसमें कुछ लीडर्स आएंगे, वो समझाएंगे, अपनी सोच लोगों तक पहुंचाएंगे, फिर जाके पूरी लड़ाई होगी, फिर जाके पूरा कन्फ्लिक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के साथ साथ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो वो दोनों का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया को फुलफिल होने में थोड़ा सा समय लगता है, यानी कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है उसको जनरेट होने में, उसके डेवलप होने में जो है वो हम लोगों को कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा। समझ आई खाने की नहीं है? ठीक है। तो जब क्लासेस की हम लोग बात करते हैं तो क्लास के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब क्लास है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्लास में कंफ्लिक्ट जब होगा जब सोशल कॉन्शियसनेस जो वो जनरेट होगी। क्लासेस इन सोसाइटी, हाउ क्लासेस इमर्ज, होपफुली आप लोगों की चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर? उसके बाद है क्लास कंफ्लिक्ट्स।
तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी ली कि प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन में किसी तरह का कास्ट क्लास कंफ्लिक्ट नहीं था। जो एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन था वहां पे क्लास कंफ्लिक्ट था, लेकिन जो कंफ्लिक्ट था वो किस किस के बीच में था, वो हैव्स वर्सेस हैव्स के बीच में ही था। ओ ठीक है ना, नो डाउट स्लेव लड़ तो स्लेव भी रहे थे, लेकिन एंड में क्या हुआ, एंड में सपोर्ट क्योंकि लॉर्ड्स कर रहे थे तो पूरी पावर लॉर्ड्स ने अपने पास ली। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे भी कंफ्लिक्ट है, रीजन क्या है होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे भी जो कंफ्लिक्ट है वो किस किस के बीच में, हैव्स वर्सेस हैव्स के बीच में। जो कैपिटलिस्टिक है यहाँ पे भी कंफ्लिक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो कंफ्लिक्ट है वो किसके बीच में होगा, हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स के बीच, जो इससे पहले कभी भी नहीं था। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी, इतना ज्यादा डिवीजन हो जाएगा इन बिटवीन द सोसाइटी। क्लियर, कि किसी तरह की जो है वो हम लोगों को या किसी भी तरह का जो इशू है या किसी तरह के जो या किसी भी तरह का जो ऐसा मान लीजिए कि कोई और ऑल्टरनेट फोर्स आके उसको रिप्लेस करेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। वैसे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एज पर द कार्ल मार्क्स वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्लास कंफ्लिक्ट में जो कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ऐसी सिचुएशन हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जनरेट हो जाएगी। क्लियर, कि जो लीड करेगी किसको, कॉन्ट्राडिक्शन एंड एंटागोनिज्म इन द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। कॉपरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन एंड एंटागोनिज्म का मतलब है कि वहां पे हमेशा देखिए कभी भी लड़ाई जो है वो ऐसा नहीं होता कि आज उठे सारे और लड़ने चले गए। धीरे धीरे लोग अपने अपने डिमांड्स रखते हैं, फिर जब उनको लगता है कि नहीं हो रहा है और सब लोग श्योर हो चुके होते हैं कि जैसे अंग्रेजों से मांगते रहते थे कि हमें जी बोलने का अधिकार दे दो, हमें जी एजुकेशन दे दो, हमें ये दे दो। एंड में एक ऐसा टाइम है जब हमें पता लगा इनसे कुछ नहीं होगा, सब लोग इकट्ठे होगी जी भारत छोड़ो और निकलो यहाँ से। दैट इज द एंड, दैट इज द एंड ऑफ सोशल कंफ्लिक्ट, जहां पे रेवोल्यूशन होता है। तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी इतनी ऑप्रेसिव है, उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इतना एंटागोनिज्म है कि अल्टीमेटली वहां पे रेवोल्यूशन होगा ही होगा। और जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है क्लियर फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है, पैसा दिया नहीं जा रहा है, ओवर टाइम मिल नहीं रहा है, प्रोड्यूस बेचारे सारा खुद ब खुद कर रहे हैं, लेकिन पैसा जो है वो सारा जो रिच इंडिविजुअल है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लेके चला जा रहा है। एलिनिएशन का मतलब है, वैसे एलिनिएशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। जो एलिनिएशन है कार्ल मार्क्स का ही कंसेप्ट है। एलिनिएशन का मतलब क्या है कि देखो एक चीज समझो, जब तक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं थी तब तो कोई एक इंडिविजुअल अपने घर के अंदर मान लीजिए लोहे के बर्तन बना रहा था या मिट्टी के बर्तन बना रहा था, वो 18 घंटे भी काम करता था, लेकिन उसको पता है कि जो पैसा आएगा वो उसके पास रहेगा या थोड़ा सा टैक्स दे देगा, लेकिन वो अपना पैसा खुद ब खुद जनरेट करता था। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहा होता था उसके साथ वो बहुत रिलेटेड होता था, बहुत एसोसिएटेड होता था, बहुत फीलिंग के साथ काम किया करता था। लेकिन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में मशीन्स आ गई सारी की सारी, और उसके साथ साथ वो जितना भी काम करे उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं जो टुवर्ड द वर्क, टुवर्ड द सोसाइटी, उसके अंदर जो वो एक एलिनिएशन, यानी कि वो कभी भी जो काम था उसके साथ रिलेटेड महसूस ही नहीं कर पा रहा। तो आज नहीं महसूस, आज थोड़ा बुरा लगेगा, कल बुरा लगेगा, कि ऐसा टाइम आएगा जहां पे वो अपने वर्क से कंप्लीटली एलिनेटेड हो जाएगा, वो बोलेगा कि मैंने काम ही नहीं करना है। तो जब काम नहीं करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो एक दूसरा रीजन है कि जो एलिनिएशन कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर आया, प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं और पैसा जो है वो इंडिविजुअल का है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जहां पे लोगों को लगता था कि जी अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है जो पूरा पैसा जा रहा था वो किसके पास जा रहा था, इंडिविजुअल ओनर्स के पास जा रहा था। इसके साथ साथ होमोजेनाइजेशन होनी शुरू होगी। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि होमोजेनाइजेशन मतलब कि जहां पे धीरे धीरे जो वर्कर्स थे उनको पता लगना शुरू हो गया कि जी हम सबकी जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है, हमारा जो एनिमी है वो कॉमन है, वो कौन है, कैपिटलिस्ट है। तो हमें इससे लड़ना है, हमें इससे जो है जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके पूरे समाज का है, जिसके ऊपर अधिकार है, जिसको कुछ लोग मुट्ठी में लेके बैठे हुए हैं, उनको हमने गद्दी से हटाना है और खुद ब खुद जो है वो वहां पे पहुंचना है। तो होमोजेनाइजेशन भी एक रीजन था। पॉपुलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलराइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे एक इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच होता जाता है। क्लियर, नो डाउट अगर ज्यादा पैसा इंडस्ट्रीज कमाएगी तो वर्कर को भी पैसा मिलेगा, लेकिन जो पॉवर्टी है या पुअर नेचर की अगर मैं बात करूं या मैं गरीबी की बात करूंगा, तो जैसे जैसे कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऐसा था उस जमाने में कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा था। क्लियर, तो ये जो गैप था दैट इज पॉपुलराइजेशन। क्लियर, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। दिख रहा था कि यार मैं तो झुग्गियों में रह रहा हूँ और ये जो है वो इतने बड़ी ना इतने बड़े बड़े महलों में रह रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा तो मैं ही कमा के दे रहा हूँ। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो वो एक भावना जो है वो आएगी। और लास्ट जो है दैट इज
प्रोलेटराइजेशन का मतलब वही है कि सारे के सारा जो बुर्जुआ था, पेटी बुर्जुआ था, वो भी बेचारा जो है वो प्रोलेटरेट बन चुका है। नंबर प्रोलेटरेट का इंक्रीज हो चुका था। आज जो अपनी दुकान चलाता था अब वो वर्कर का काम कर रहा है, तो वो फिर खुशी से उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि पहले वो खुद ब खुद अपना काम किया करता था। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन एंड एंटागनिज्म विद इन दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, एंड दीज ऑल फैक्टर्स विल लीड टू फर्स्ट सोशल कन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली टू सोशल रेवोल्यूशन, जहां पे लोग इकट्ठे होंगे, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हथियार उठाएंगे, जो हैव्स हैं उनको गद्दी से निकालेंगे बाहर, यानी कि उनको इंडस्ट्री से बाहर फेंकेंगे। सारे का सारा जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास आ जाएगा? सारे का सारा जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हैव नॉट्स के पास आ जाएगा, यानी कि लोगों के पास आ जाएगा। लोग पहले इसको खुद ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट किसके हेल्प से करेंगे? स्टेट बनाएंगे, सरकार बनेगी, लेकिन लोगों की होगी। क्लियर? सारे का सारा जो ओनरशिप है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का वो लोगों के पास रहेगा। जैसे ही मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, या जैसे ही जो गोल है वो अचीव हो गया कि अच्छा ठीक है, अब सरकार ने देख लिया कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो गई है, फिर जो स्टेट है वो खत्म हो जाएगी और लोग जो एक ऐसे समाज में रहेंगे ना जिसकी कोई बाउंड्रीज होंगी, ना जिसमें कोई स्टेट होगी, ना जिसमें कोई धर्म होगा, ना जिसमें कोई क्लास होगी। सब लोग बराबर होंगे, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, जिसको जो चाहिए होगा वो मिल रहा होगा। तो इस तरह का जो वर्ल्ड है, जिसको एडवांस कम्युनिज्म का हम लोगों ने नाम दिया, इस तरह का जो सपना है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा देखा गया था। क्लियर? तो ये सारे का सारा जो सोशल कन्फ्लिक्ट है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डन? तो ये पूरी हमारी जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ठीक है? जो हम लोगों ने तो ढंग से पढ़ लेना है, लेक्चर्स को सुन लेना। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उस सारे का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। जो अलग चाहे मैक्स वेबर हैं या बाकी लोग हैं उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है उसको देखेंगे। कार्ल मार्क्स और इंडियन सोसाइटी, वैसे जब इंडियन सोसाइटी को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आप और बेटर तरीके से कार्ल मार्क्स को वहां से लिंक कर पाओगे, लेकिन फिर भी हम लोग इंडियन सोसाइटी में रेलेवेंस इंडियन सोसाइटी के साथ कार्ल मार्क्स की जो थिंकिंग है उनको रिलेट करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो एक एलिनिएशन का कंसेप्ट है। क्लियर? एक जो है वो हमारा सोशल कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट तो वैसे चलो हमने डिस्कस कर ही लिया, थोड़ा सा कल उसको और ज्यादा नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग यहां से समझिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्लास स्ट्रगल, क्लास कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्लास कन्फ्लिक्ट हमेशा से हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स में नहीं रहे हैं। क्लास कन्फ्लिक्ट्स हैव वर्सेस हैव नॉट्स में जो होंगे वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम में ही होंगे। क्लियर? और कैपिटलिस्टिक सिस्टम में क्लास कन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू मेनी कॉन्ट्राडिक्शंस एंड एंटागोनिज्म, and what are the various factors which are responsible for the antagonism and contradiction within the capitalistic society, उनके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गया? तो ये फिर से एक बार कंसेप्ट जो है उनको क्लियर कर लो। पहला जो लेटेस्ट है क्लास कन्फ्लिक्ट्स। क्लास कन्फ्लिक्ट्स को हमने ट्रेस किया क्योंकि जो हमारे कार्ल मार्क्स जी थे उनका पूरे का पूरा जो अप्रोच था वो डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर था। तो हिस्टोरिकली वो पूरा दो अलग अलग थॉट्स को जो एनालाइज किया करते थे और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने चार अलग अलग तरह की जो सोसाइटी है उसमें कैटेगराइजेशन की। तो सोशल कन्फ्लिक्ट हम लोगों को अदर देन प्रिमिटिव मॉडल बाकी सब में देखने को मिलेगा, लेकिन हमने देखा स्लेव और फ्यूडल में वो हैव्स वर्सेस हैव्स था। नो डाउट हैव नॉट की सपोर्ट ही की जा रही थी, लेकिन पावर किसके पास आ रही थी? यहाँ पे भी हैव्स के पास ही आ रही थी। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक मोड है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता चल चुका होगा, जैसे मैंने आपको कार्ल मार्क्स की लाइन भी बताई थी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकंड एज ए फार्स। तो बार बार जो है वो सेम गलती नहीं होगी। तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स की फाइट है। हैव्स जो है वो सारे का सारा अधिकार जब उनके पास आ जाएगा वो हमने आगे जो है वो डिस्कस कर दिया। क्लियर? इसके साथ हमने क्लास के बारे में देखा। तो क्लास के ऊपर कार्ल मार्क्स का स्टेटस ये था कि क्लास तो बहुत अलग अलग तरह से डिवाइडेड है। एंड में तीन तरह की क्लास रहेगी, जिसमें पेटी बुर्जुआ जो है या तो उनकी बुर्जुआइजेशन हो जाएगी या उनकी जो वो प्रोलेटराइजेशन हो जाएगी, यानी कि या तो वो प्रोलेटरेट बन जाएंगे या वो जो है वो बुर्जुआ बन जाएंगे। कैसे क्लास इमर्ज हुई, किस तरह की क्लासेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है, क्या ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही है। कल वाले लेक्चर सोशल कॉन्शियसनेस में और ज्यादा जो है वो आप लोगों को बेटर तरीके से क्लियर होगा। क्लियर? ये हो गया। इसके साथ तो चलो ये बेसिक प्रीमाइस थी जहां से पुराने लेक्चर से जो वो हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी। तो आप लोगों ने दो तीन चीजें जो वो हमेशा ध्यान रखनी है कि देखो जब पूरा एक थिंकर खत्म होता है, क्योंकि एक लेक्चर में थिंकर को करवाने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। क्लियर?
तो वो आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिकली समझना जो है अंडरस्टैंड करना जो है उसको मुश्किल है। क्लियर? तो जब थिंकर हमारा खत्म होता है, जैसे मैं इसको मान लूंगा कि अब एनालिसिस वाला पोर्शन या कुछ रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो वाला पोर्शन जो वो रह गया है। वैसे अभी कार्ल मार्क्स के काफी आइडियाज है, कार्ल मार्क्स ऑन रिलीजन, तो जब हम रिलीजन एंड सोसाइटी टॉपिक पढ़ेंगे जो अलग से दिया गया है, तब हम लोग जो है वो कार्ल मार्क्स को एक रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे, तो वहां पे और ज्यादा इनकी जो थ्योरी है उसको हम लोग ब्रॉड करेंगे। जब इंडियन पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, या जब बाकी भी हम हमारे पेपर वन के अलग अलग टॉपिक्स जो उनको कवर करेंगे, तब भी आप लोगों को जो हमने चीजें अभी ये पढ़ी हुई हैं इनका और ज्यादा बेटर तरीके से जो है वो आइडिया लगेगा, आपका पर्सपेक्टिव और ज्यादा ब्रॉड होगा। तो चीजें ऐसे चलेंगी, अभी बस धीरे धीरे समझते रहिए। सिलेबस जब खत्म होगा, एक बार दो बार तीन बार रिवाइज करोगे, फिर और ज्यादा चीजें जो है वो और टॉपिक्स के साथ या एक थिंकर को अलग अलग टॉपिक्स के साथ जो है वो आप रिलेट करना शुरू कर दोगे। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।